तो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग टॉपिक जो जो कवर करेंगे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ अच्छे से। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे, फिर उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सर्किट समझेंगे, फिर उसके बाद चार्ज समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे, रेजिस्टेंस समझेंगे, इलेक्ट्रिक पावर समझेंगे, ओम्स लॉ समझेंगे और हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद सब समझने के बाद कुछ हम लोग पीवाई क्यों करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे पहला टॉपिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट में भी रहता है और इलेक्ट्रिसिटी मोशन में भी रहता है। ठीक, तो दोनों के बारे में देखिए। इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट में कब रहता है? जब वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो, यानी कभी भी हम लोग पेन को लेते हैं और अपने हेयर से रब करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कंटेन आ जाता है। तो वही टीनी पेपर को हम लोग रखेंगे और पेन को रब करने के बाद उसको टच करेंगे तो वहाँ पे पावर आ जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। तो उसी को बोलते हैं रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। और मोशन में कब होता है? जब हम लोग करंट को पास करवाते हैं, ठीक, कोई भी कंडक्टर में, तब उसको मोशन में होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो आप बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं? तो अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट along with इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी कि अरेंजमेंट किया रहता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के along with इलेक्ट्रिक करंट, उससे क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा सिंपल डायग्राम सर्किट। तो इसी तरह अरेंज किया हुआ रहता है। जैसे एलिमेंट का नाम पहले हम लोग जान लेते क्या होता है। तो एलिमेंट ऑफ सर्किट क्या होता है? सेल मतलब बैटरी, रियोस्टेट, स्विच, एमीटर, फ्यूज, एलईडी। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं अरेंज किया गया है, यहाँ पे अच्छे से अरेंज किया गया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं वोल्ट मीटर यहाँ लगाया गया है, यहाँ एम मीटर लगाया गया है, यहाँ रियोस्टेट लगाया गया है, यहाँ के यानी कि स्विच लगाया गया है, यहाँ सेल यानी बैटरी लगाया गया है, यहाँ रेजिस्टेंस लगाया गया है। इस तरह से अरेंज किया गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा टॉपिक है, जैसे चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, ओम्स लॉ हो गया, हीटिंग इफेक्ट्स, सेफ्टी डिवाइस हो गया। ये सब कुछ टॉपिक है। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आता है चार्जेस समथिंग एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स रिसाइड्स ऑन द अदर सरफेस ऑफ कंडक्टर। इन कोई भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पे क्या जाए, मैग्नेटिज्म आ जाए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हो, तब हम लोग पता हो जाएगा कि वहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक यानी करंट पास कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है Q इज इक्वल टू एन ई। तो Q हम लोग का क्या है? Q हम लोग का है नेट चार्जेस। Q हम लोग का नेट चार्जेस है। वहीं पे N क्या है? तो N हम लोग का है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या है? तो E हम लोग का है इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। ठीक, और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? यानी कि पर यूनिट टाइम में जो करंट फ्लो करता है कोई भी कंडक्टर से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है एम्पेयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लोग करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू क्या हो गया? नेट चार्ज, और टी क्या हो गया? टाइम। तो इस समझ में आएगा। इसका भी दो टाइप होता है करंट, टाइप्स ऑफ करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें समझिए डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं? डायरेक्ट करंट उसको बोलते हैं जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, वो सिर्फ निर्भर रहता है टाइम पे। ठीक, तो यहाँ लिखा गया है करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट वेरी विथ टाइम। इन टाइम के अनुसार वो वेरी नहीं करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसको नहीं जरूरत पड़ता है।
ठीक। और यहाँ अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं, हुज, यानी करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज विथ टाइम, यानी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अनुसार चेंज होते रहता है, उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो ये क्या होता है, यानी पर यूनिट चार्ज जब भी फ्लो करे और कोई भी काम को करता है तो उसको हम लोग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे कोई भी काम को करने के लिए एक यूनिट चार्ज क्या हो, खत्म हो जाए, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। जैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, पोटेंशियल का मतलब भी होता है क्या, वोल्ट। तो इसको हम लोग भी से ही डिनोट करते हैं, वोल्टेज इसको बोलते हैं, जिसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। तो V इक्वल टू कितना हो गया, W/Q। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आता है, वोल्ट। ठीक, तो यहाँ समझ गया। अब चलिए रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब समझ लीजिए अब क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। ठीक, तो जैसे यहाँ पे दिया गया, ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और उसको रोकने का काम करता है कौन, रेजिस्टेंस, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो R इक्वल टू V/I, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। V क्या हो गया, वोल्ट, और I क्या होगा, करंट। ऐसा यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का, ओम, जिसको हम लोग इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये दो तरह का होता है, जो एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक होता है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकेंड एंड ऑफ द लास्ट रेजिस्टेंस, यानी पहला एंड में पहला रेजिस्टेंस और दूसरा एंड में लास्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है टू टर्मिनल के बीच में। तो उसका निकालने का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जब इस तरह से दिया रहेगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह करके आप निकाल सकते हैं कोई भी सीरीज में रेजिस्टेंस कंबाइन हुआ रहेगा तब। ठीक, अब वही पे आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल लगा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। वन, जैसे यहाँ देख सकते हैं, वन एंड ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल, यानी एक एंड पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा टर्मिनल के, और सेकेंड एंड्स ऑफ कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल, या और दूसरा टर्मिनल में सेकेंड उसका कनेक्टेड रहेगा। ठीक, तो उसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे इसको हम निकालने, पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ गए। अब यहाँ आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इस पे बहुत सारे पे निर्भर होता है, जैसे कि लेंथ पे रेजिस्टेंस होता है निर्भर। जैसे कि लेंथ हम बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंस हम लोग बढ़ा देते हैं, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये होता है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम कहीं बढ़ाएंगे तो लेंथ घटे, रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक, तो ये होता है। नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में जान लीजिए कि हाई रेजिस्टेंस किस में रहता है और लो रेजिस्टेंस किस में रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। तो लो रेजिस्टेंस किस में रहता है, ठीक, तो सिल्वर कॉपर में ये सब में लो रेजिस्टेंस है। लो रेजिस्टेंस रहने का मतलब है कि वहाँ पे करंट आसानी से पास हो सकता है, और हाई रेजिस्टेंस रहने का मतलब है कि वहाँ पे अच्छा से करंट पास नहीं होगा, जैसे नाइक्रोम हो गया, कांस्टेंट हो गया, ETC। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/A। रो क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी हो जाता है, और ये टेम्परेचर पे भी निर्भर होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि टेम्परेचर, जिसको हम लोग T से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज विथ राइजेस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, कोई भी मेटल इनको इंक्रीज होता है टेम्परेचर से, राइज करता है। तो यहाँ समझ में आ गया आपको। आप चलिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन अ सर्किट,
ठीक। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V बाई आई। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का, वाट होता है। आप पढ़ते हैं हम लोग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ किसको बोलते हैं, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। देखिए वोल्ट बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्ट भी बढ़ेगा। इसका क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक, यहाँ समझ गया आगे। अब आता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है वो समझेंगे। एज करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी विच इज कन्वर्ट इनटू हीट। यानी कि क्या होता है, करंट फ्लो कब करता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लूज करता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को बोलते हैं जूल हीटिंग लॉज, इसको भी बोलते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर T इज इक्वल टू, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं VIT। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आप चलिए सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में कुछ जान लें। व्हेन टू मच करेंट फ्लो और शॉर्ट सर्किट, यानी कि हम लोग को ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट क्या करता है, फ्लो करता है, तो वहाँ शॉर्ट सर्किट भी होने का काम करता है। इसीलिए हम लोग को एक डिवाइस लगाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है, जिसको हम लोग फ्यूज और MCB से जानते हैं। जैसे फ्यूज हम लोग लगा देते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, करंट हल्का रोकने का काम करता है, ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट नहीं जाने देता है। और यहीं पे आता है, इसको MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि अच्छा से इसको कंटेन करता है। तो यहाँ समझ में आ गया। और ये वाला एक समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KWH किलो वॉट आवर। इसको द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 किलो वॉट आवर कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो चलिए हम लोग कुछ PYQ कर लेते क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते PYQ। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू मच कूलम एंड टू ईच कूलम ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। यानी हमको जो जो गिवन दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया है, चार्ज। तो चार्ज हम लोग का कितना दिया गया है, चार्ज मूव्ड यानी क्यों, इसको क्यों से हम लोग डिनोट करते हैं, इसलिए सब लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। कितना दिया गया, ईच कूलम, यानी कि 1 कूलम दिया गया है। ठीक, अब फिर उसके बाद हम लोग को दिया गया है वर्क डन। वर्क डन हम लोग को पता करना है, ठीक, यानी कि एनर्जी हम लोग को पता करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू नहीं पता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है कितना पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्ट दिया गया है। तो कितना दिया गया वोल्ट, V इज इक्वल टू हम लोग को 6 वोल्ट दिया गया, यानी वोल्टेज कितना दिया गया, 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है ये, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला याद रखना है सबसे पहली बात, क्योंकि वो नहीं याद रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बजनेगा। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है फॉर्मूला, इसका क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू W/Q। ठीक, तो V क्या दिया गया है, 6 वोल्ट, तो सब पे पुट कर दीजिए। 6 इज इक्वल टू W क्या दिया है, निकालना है हम लोग को, और चार्ज मूव कितना हुआ है, 1 कूलम। ठीक, तो ये वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को W मिल गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 6 1 जा 6, और ऐसा यूनिट क्या होता है वह W का, तो ऐसा यूनिट होता है जूल। तो ये हो गया आपका आंसर, यह समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर करेंट एंड ऑन 220 वोल्ट लाइन। ठीक, तो इसमें से पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो जितना पहले गिवन दिया गया है वो सब हम लिख लेते हैं। तो यहाँ करंट कितना दिया गया है,
करंट जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 5 एम्पेयर दिया गया है। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है कितना, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं 220 वोल्ट दिया गया है। ठीक, और हम लोग को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगेगा, R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक, तो क्या वोल्ट कितना देगा, 220 वोल्ट बाई करेंट कितना दिएगा, 5, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 ओम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसे यूनिट ओम होता है। अब क्या आ गया, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज इक्वल टू कितना देगा, 176 ओम दिया गया है। ठीक, यहाँ देख सकते हैं दिया गया है। ठीक, अब हम लोग को नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कनेक्टिंग दिया गया है 176। ठीक, और यहाँ पे सब दिया गया है, तो हम लोग इसको इससे डिवाइड दे देंगे, यानी कि 176 को 44 से डिवाइड देंगे, तो पता चल जाएगा कितना हम लोग का रजिस्टर है, जो कितना नंबर पे नंबर ऑफ रजिस्टर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 176 को हम लोग 44 से जब डिवाइड देंगे ना, तो पता चल जाएगा कितना रजिस्टर लगेगा। तो इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 होगा। तो यानी कि देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रजिस्टर्स इज 4। ये रहा आपका आंसर। ठीक, यानी 4 रजिस्टर लगेगा। ठीक, तो ये आपको कुछ क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। यानी कि हम लोग इस टर्म में से बताना है कौन सा टर्म है जो रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट में। ठीक, तो आप मुझे ये क्वेश्चन है जो कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।